हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूं बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी का मेजर पेपर सेकंड इंडस्ट्रियल बॉटनी, उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एमपी में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, जिसके तहत जो है आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनने बॉटनी को मेजर सब्जेक्ट के तौर पे चुना है, तो मेजर सेकंड पेपर उनका इंडस्ट्रियल बॉटनी का रहेगा। और यदि माइनर के तौर पे आपने इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो भी आपको ये काम में आएगा। और यदि जेनेरिक ओपन इलेक्टिव में अगर आपने माइनर सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, इंडस्ट्रियल बॉटनी को अगर सिलेक्ट किया तो भी आपको उपयोगी हो सकता है। वो बात अलग है कि आपने ओपन इलेक्टिव में अगर इसकी आप किसी ब्रांच में गए हैं तो वो सब्जेक्ट आपका अलग हो सकता है। बाकी आपका जो इंडस्ट्रियल बॉटनी का जो है उसका मैं आपको आज ये वीडियो में कुछ स्टडी नोट्स टाइप के बनवाना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है ये चल रहा है एग्ज़ाम टाइम, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम चल रही है। तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, हो सकता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम 2-3 दिन के अंदर ही हो। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइम टेबल बना हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स अलग अलग टॉपिक पे मुझसे जो है वीडियो मांग रहे हैं। बट जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस काफ़ी लेंथी है, ये साल भर का सिलेबस है जो कि 3 दिन में 4 दिन में कवर नहीं हो पाता। पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट में जो है आपको आपकी यूनिट के बारे में समझा दूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में। तो अलग अलग यूनिट्स को हम कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम यूनिट कवर करने वाले हैं वो फर्स्ट यूनिट है आपकी मेजर सेकंड पेपर की, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है ये। इंडस्ट्रियल बॉटनी का जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो है टिम्बर यील्डिंग ट्रीज ऑफ इंडिया एंड देयर प्रोटेक्ट, भारतवर्ष के इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष एवं उनके उत्पाद। और उसके बाद में इसमें आप इसका जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है वो बांस और बेत उद्योग के बारे में है, और तीसरा जो पार्ट है वो कत्था उद्योग के बारे में है। तो इन तीनों टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जाम में, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना जरूरी है कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है और उसमें आप कैसे आंसर लिखेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो आपका टॉपिक है टिम्बर यील्डिंग ट्रीज ऑफ इंडिया एंड देयर प्रोडक्ट, भारत में इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष एवं उनके उत्पादों के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रोटी और कपड़े के पश्चात मानव की तीसरी जो आधारभूत आवश्यकता है वो होती आवास, जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इमारती लकड़ी या काष्ठ से संबंधित होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लकड़ी जो है कहीं ना कहीं आप हर जगह देखते हैं, अपने रूटीन लाइफ में भी देखते हैं। तो लकड़ी के अलग अलग उत्पादों को आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके के उत्पाद जो हैं वो लकड़ी से बने हुए हैं। चाहे आपके दरवाजे की बात कर लें, चाहे आपके फर्नीचर की बात कर लें, चाहे आप जो है जो पुराने जो मकान रहते थे वो भी लकड़ी से ही बनते थे। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह से कुछ बर्तन भी लकड़ी के बनाते हैं, कुछ कृषि के यंत्र जो रहते हैं वो भी लकड़ी के बने हुए रहते हैं। तो इस तरीके से जो पुराने टाइम पे तो लकड़ी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, हर जगह जो है इसका उपयोग होता था। उसके बाद में ये लकड़ियाँ इतनी ठोस क्यों रहती थी, मतलब कि तो इनकी ये इतने रेजिड और इतने हार्ड कैसे होती थी ये लकड़ियाँ। तो ये जो होती थी ये सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होती थी। मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि। लकड़ी में जब द्वितीयक वृद्धि होती है, जैसे कि पेड़ धीरे धीरे कोई अपना पौधा है, पौधा जो है अपने आप में डेवलप हुआ तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ी। साइज बढ़ने के बाद में क्या होता है, उसके शारीरिक रूप पे धीरे धीरे जब वो पेड़ बना तो उसका जो आप स्टेम देखते हैं, उसका जो तना देखते हैं वो कितना चौड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो वो काय की वजह से होता है,
वो सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि के कारण होता है। अब क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो तकनीकी रूप से अगर अपन बात करें कि जो लकड़ी होती है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कास्ट की जो संरचना है, मतलब कास्ट मतलब क्या होता है आपका वुड, तो जो वुड है अगर उसकी संरचना के बारे में आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो आप क्या बोलेंगे कि तकनीकी रूप से जो कास्ट होता है उसका मतलब द्वितीयक जाइलम होता है, जो द्वितीयक ऊतक होता है। तो मतलब कि देखिए, स्टार्टिंग में तो नॉर्मल ग्रोथ होती है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, तना आपका बढ़ रहा होता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर आगे और बढ़ता है जब पौधा, तो धीरे धीरे उसमें जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो उसमें सेकेंडरी टिश्यूज जो है वो ग्रोथ कराने लगते हैं। तो मतलब कि सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, ये सब चीजें जो है बनने लगती है। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये मेनली जो है ये जिम्नोस्पर्म और जो आपके जो डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उनके तनों में जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम की एक रिंग होती है, उसके द्वारा, कैम्बियम को हिंदी में कहते हैं एधा, तो उसकी जो रिंग होती है उसकी वजह से जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपका जो जो पेड़ है उसमें जो उसका कास्ट होता है, उसका जो वुड होता है, वो काय की वजह से जो है इतना मजबूत और सक्रिय होता है, वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है? तो मतलब कि इसमें जो है द्वितीयक जाइलम होता है, और क्या होता है, द्वितीयक जाइलम होता है मतलब कि वो एक प्रकार का सेकेंडरी टिश्यू होता है या द्वितीयक ऊतक होता है। और ये जिम्नोस्पर्म में और डाइकोट प्लांट्स में के तनों में कैम्बियम की क्रिया के द्वारा बनता है, मतलब कि कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी जाइलम को बनाने का काम करता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये कैम्बियम जो है सेकेंडरी जाइलम को बढ़ाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो तना रहता है उसकी मोटाई जो है वो बढ़ती जाती है। और शारीरिक रूप से देखा जाए तो जो वुड रहता है वो एक जटिल टिश्यू होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी होती है। उनमें से कुछ तो यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और बाकी जो रहती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, सैप प्रोवाइड करती हैं या रस प्रोवाइड करती है, रस के संचालन में योगदान करती है। मतलब कि कुछ जो टिश्यूज रहते हैं वो तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और कुछ जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो कंडक्शन का काम या रस या सैप का कंडक्शन, संचालन का कार्य करते हैं। उसके बाद में एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक जो वुड होती है, तो एंजियोस्पर्मिक वुड में क्या होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा होते हैं, आपके जितने फ्लावरिंग प्लांट या जो भी आपके पेड़ वाले जो प्लांट है, ये नीम है आपका, आपका जो सागौन है, बाहर जो बड़े बड़े आपको पेड़ दिख रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आवृत बीजी जो रहते हैं उनमें जो वुड रहती है उसमें वेसल्स जो रहती है, वाहिकाएं जो रहती है, वो चालन का कार्य करती है और रेशे यांत्रिक शक्ति देते हैं। मतलब कि इसके अंदर जो मूवमेंट होता है काय का, रस का, तो मतलब कि सैप जो रहता है ना, जो न्यूट्रिटिव पदार्थ जो रहता है, उसको कौन इधर से उधर ले जाने का काम कर रहा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, आवृत बीजी में, वो कर रहा है वेसल्स या वाहिकाएं कर रही है, और रेशे उसके अंदर जो है वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद हम जिम्नोस्पर्म के पौधों की बात करें, तो आपके जैसे साइकस, स्पाइनस, इस तरीके के जो पौधे रहते हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें जो ट्रैकिड रहता है, ट्रैकिड मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे इसमें वेसल था तो वेसल को क्या कहा हमने, वाहिकाएं, और ट्रैकिड जो इसमें क्या रहता है, जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड रहता है जिसको वाहिनिकाएं कहते हैं। तो इसमें वाहिनिकाएं और रेशे फाइबर जो रहते हैं ये होते हैं। अब क्या हुआ, इन पौधों में वाहिनिकाओं के माध्यम से संचालन किया जाता है, जबकि यांत्रिक शक्ति रेशे के द्वारा दी जाती है। पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं भी इसमें प्रचुर मात्रा में होती है, और लकड़ी के वुड पेरेन्काइमा या रे पेरेन्काइमा के रूप में ये मौजूद होती है।
तो देखिए अपन ने इतनी सारी बातें करी हैं, तो इतनी सारी बातों का पूरा सार क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम अगर आपको वैसे तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा आ सकता है कि मतलब कौन कौन सी दो या तीन आप भारत के जो है पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि टिम्बर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, कि भारत में इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष एवं उनके उत्पाद। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऐसा पूछ लें कि कोई दो या तीन पेड़ों के नाम पूछ लें और उनके बारे में पूछे कि उनसे कौन कौन से उत्पाद जो है वो आपको प्राप्त होते हैं। पर एक जनरल तौर पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि टिम्बर क्या होता है, या तो आपको बोलना है कि टिम्बर मतलब एक तरीके का एक, इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो लकड़ी, ऐसी लकड़ी जिसका उपयोग करके हम जो है अलग अलग प्रकार के चीजें बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के सामान तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये लकड़ी कैसी होती है, मजबूत होती है, और ये ज्यादातर जंगल के पेड़ों के लिए भी मतलब ये अक्सर अपने को जंगल में भी ये पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रक्चर कैसी होती है वुड की, कास्ट की संरचना पूछ ले, वुड की संरचना पूछ ले, तो आपको क्या करना है इसमें, इसमें आपको ये कहना है कि टेक्निकल तौर पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि जो तकनीकी रूप से जो कास्ट रहता है उसका मतलब क्या होता है, वुड जो रहता है उसका मतलब क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है। ये तकनीकी तौर पे अपन इसको सेकेंडरी जाइलम कह सकते हैं। उसके बाद में, और सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, सेकेंडरी टिश्यू होता है। और ये सेकेंडरी टिश्यू कैसे बनता है, सेकेंडरी ऊतक, द्वितीयक ऊतक। तो पौधे में जो मोटा होता है उसका तना, वो काय की वजह से होता है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कि क्या होता है, हिंदी में उसको कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि। ठीक, अब आपको जो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं या फिर डाइकोट पौधे जो रहते हैं, इनके तनों में कैम्बियम की क्रिया के कारण बनता है। तो मतलब कि ये जो आपका सेकेंडरी टिश्यू जो बनता है, सेकेंडरी टिश्यू जो बनता है, द्वितीयक ऊतक जो बनता है, ये काय की वजह से बनता है, ये कैम्बियम के द्वारा बनता है। कैम्बियम मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अपन एधा। तो ये जो कैम्बियम जो रहता है, इसके कारण जो है धीरे धीरे क्या होता है, सेकेंडरी टिश्यू बनता है, मतलब सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम वगैरह ये सब बनते हैं, किसके द्वारा, कैम्बियम के द्वारा। और साथ में ये क्या करते हैं, ये तने की मोटाई को बढ़ाता है, और शारीरिक रूप से जो वुड रहता है वो एक जटिल ऊतक होता है, और इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनमें से कुछ तो यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है और कुछ क्या करती है, रस या सेप का संचालन का कार्य करती है। तो अगर हम बात करें कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हम बात करें, एंजियोस्पर्मिक को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब कि आपके जो आवृत बीजी जो पौधे रहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो संचालन का कार्य करता है, ये कौन करता है, वेसल्स करती हैं, मतलब कि ये रस के संचालन का कार्य करती है। रस मतलब कि सेप, सेप का संचालन कैसे होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, वो होता है वेसल्स के द्वारा, जिनको हिंदी में कहते हैं वाहिकाएं। और जो तना जो मजबूत होता है वो काय की वजह से होता है, वो रेशे की वजह से होता है। रेशे मतलब कि हिंदी इंग्लिश में कहते हैं फाइबर की वजह से। तो फाइबर की वजह से होता है, तो फाइबर क्या करता है, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब कि यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो जो हार्ड जो वुड रहती है, जो लकड़ी रहती है, तो उसमें दो चीजें पाई जाती है, एक तो वेसल्स पाए जाते हैं, तो वो वेसल तो क्या करते हैं, उसमें जरूरी पदार्थ जो है वो इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करती हैं। काय में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं अपन, आवृत बीजी की। और साथ में जो रेशे पाए जाते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। वहीं अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्मिक पौधे की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्मिक पौधे में इसमें ये होता है कि इसमें वेसल्स की जगह ये जो इधर से उधर रस को पहुंचाने का कार्य रहता है वो कौन करता है,
ट्रैकेट्स करते हैं। तो ट्रैकेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं चीजें एक जैसी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे वाहिकाएं जो है वो लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर रहती है, वाहिनिकाएं जो है ये भी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर रहती है, पर ये साइड से जो है थोड़ी सी दबी हुई रहती है, और ये भी वही काम करती है जो कि आपकी वेसल्स करती हैं। और इसमें भी फाइबर जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और या कहें कि यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स जो रहती है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और लकड़ी में जो पेरेन्काइमा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? लकड़ी में जो पेरेन्काइमा होता है उसको हम कहते हैं वुड पेरेन्काइमा। या इसको अपन रे पेरेन्काइमा भी कहते हैं, रे पेरेन्काइमा। तो ये चीज हो गई। तो ये मैंने आपको एक जनरल बता दिया कि आखिरकार जो टिम्बर यील्डिंग ट्रीज रहते हैं इनकी ये इनकी जो लकड़ी रहती है वो कैसे बनती है। तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी लकड़ी जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, द्वितीयक वृद्धि की वजह से बनती है। और ये द्वितीयक वृद्धि कौन करवाता है? कैम्बियम करवाता है। ये कैम्बियम क्या करता है? सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण करता है, मतलब कि द्वितीयक ऊतक का निर्माण करता है, जैसे कि द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम इनका निर्माण करता है। और साथ में जो एंजियोस्पर्मिक पौधे रहते हैं, एंजियोस्पर्मिक जो ट्रीज रहते हैं, आवृत बीजी जो रहते हैं, उनमें वेसल्स जो रहती हैं वो इधर से उधर जो रस रहता है या सैप रहता है उसको पहुंचाने का कार्य करती है। और साथ में जो फाइबर रहते हैं वो क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि उसको जो है एक यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। और इधर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो इसमें ट्रैकेड ये काम करते हैं इधर से उधर सैप को पहुंचाने का, या इसको हिंदी में कहते हैं वाहिनिकाएं को पहुंचाने का कार्य करती है। और जो इसमें फाइबर रहते हैं वो जो है यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। और साथ में इसमें बहुत सारे पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं प्रेजेंट रहती है, जिसको हम वुड पेरेन्काइमा भी या फिर रे पेरेन्काइमा भी कहते हैं। ठीक है। अब आपको हो सकता है कि एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्या वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखते हैं अपन कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। वो हो सकता है आपका वुड पेरन सॉरी वो हो सकता है आपका हार्डवुड एंड सैपवुड। हार्डवुड एंड सैपवुड आपसे पूछ सकते हैं वो, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं अंतःकाष्ठ एवं रसकाष्ठ। दोस्तों मैं तो बोर्ड पे पढ़ाना चाहता था, पर बात ये है कि आपका एग्जाम एकदम नजदीक है। बोर्ड पे पढ़ाने में एक एक टॉपिक को अगर पढ़ाते हैं अपन, डिटेल में पढ़ाते हैं तो मजा आता है। बट अभी आपको जो है एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो शॉर्ट में आपको पूरे टॉपिक्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। तो दोस्तों हार्डवुड और सैपवुड, अंतःकाष्ठ और रसकाष्ठ, अब इन दोनों में क्या अंतर रहता है? इन दोनों में क्या अंतर रहता है इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। कि तने के पुराने भाग या केंद्र की भाग को में टेनिन, मतलब टेनिन, गोंद, रेजिन और अन्य पदार्थ जमा होने के कारण ये भाग कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। और इस भाग को अपन अंतःकाष्ठ या हार्डवुड कहते हैं। तो मतलब कि अगर आपको अंतःकाष्ठ के बारे में लिखना है तो आपको ये कहना है कि अंतःकाष्ठ का मतलब ये होता है कि जो तने का जो पुराना भाग रहता है, पुराना भाग मतलब कि जो ओल्ड हो जाता है जो भाग, उसमें क्या होता है? उसमें के या फिर हम इसको कह सकते हैं केंद्र की भाग, सेंट्रल पार्ट जो रहता है, सेंट्रल पार्ट का का केंद्र की पार्ट का स्टेम का। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी ये
ये पूरी स्टेम है। जैसे कि आपका ये आपका पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ है, अब इसमें क्या हुआ, ये इसका जो बड़ा सा तना है, अब इस तना में ये ऐसा गोल चक्र अपन अगर बना दें कि इसको काटेंगे तो ये सब गोल दिखेगा अपने को, इस टाइप का गोल दिखेगा। तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा है इसका, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इसका अंताकाष्ठ, मतलब कि इसको क्या कहते हैं अपन, हर्टवुड, हार्टवुड या अंताकाष्ठ। अब ये काय इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें ये केंद्रकीय भाग होता है और इसमें अपने को गोंद देखने को मिलता है, रेजिन देखने को मिलता है, और अन्य पदार्थ जो है वो सब कहाँ जाके जमा हो जाते हैं, इस वाले पार्ट में जाकर के जमा हो जाते हैं, ठीक है, सेंटर वाले पार्ट में जाके जमा हो जाते हैं। अथवा इसको हम हार्टवुड के साथ में एक और नाम से जाना जाता है, ये इसको कहते हैं ड्यूरामेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूरामेन, ड्यूरामेन भी इसको कहते हैं। और ये कैसा दिखाई देता है, ये बादामी रंग का दिखाई देता है, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का दिखाई देता है। और इस ये वाला जो क्षेत्र रहता है, यहाँ की जो सेल्स रहती है, यहाँ की जो कोशिकाएं रहती है, ये कैसे रहती है, मृत तथा जल चालन के लिए अनुपयुक्त होती है। मतलब कि यहाँ की जो सेल्स रहती है ये कैसी रहती है, ये बीच वाली जो सेल्स रहती है कैसी रहती है, ये डेड होती है और वाटर का संचालन भी नहीं करती, पानी का कंडक्शन भी नहीं करती है। तो सेंटर वाली जो सेल्स हैं ये कैसी हो जाती हैं, ये डेड हो जाती हैं और पानी का संचालन भी नहीं करती है। इस भाग का मुख्य कार्य पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करना है। मतलब कि ये जो पौधे का ये वाला हिस्सा रहता है, ये क्या करता है, ये वाला भाग जो है ये कैसा होता है, ये पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और अंतःकाष्ठ कीट प्रतिरोधी हो जाता है, तथा तने का यही भाग आर्थिक महत्व का होता है। मतलब कि ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ये जो है आर्थिक तौर पे बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि ये कीट प्रतिरोधी हो जाता है, मतलब कि इंसेक्ट्स इसमें नहीं लग पाते। द्वितीय काष्ठ की का परिधि वाला क्षेत्र हल्के रंग का होता है। मतलब कि अब अपन बात कर रहे हैं ये वाले क्षेत्र की, ये बाहर वाला जो क्षेत्र है, मतलब कि पहले इसकी बात कर रहे थे, अब अपन इसकी बात कर रहे हैं बाहर वाले हिस्से की। तो ये क्षेत्र कैसा रहता है लकड़ी का, ये जो क्षेत्र है ये हल्के रंग का होता है। इस भाग को हम रस काष्ठ या एल्बर्नम भी कहते हैं। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, सेपवुड या रस काष्ठ, सेपवुड या रस काष्ठ इसको कहते हैं हम। और साथ में जो है इसको अपन एक और नाम से जानते हैं जिसको अपन कहते हैं एल्बर्नम भी कहते हैं इसको, एल्बर्नम। ये भाग क्या करता है, ये भाग जो वाटर और जो मिनरल सॉल्ट्स रहते हैं इनको पत्तियों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। मतलब कि जो बाहर वाले जो ये वाला जो पार्ट रहता है ये क्या करता है, पत्तियों तक जो है सारी चीजों को पहुंचाने का कार्य करता है। सारा जो एसेंशियल वाटर और मिनरल्स जो रहते हैं वो कहाँ पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। और इसकी जो अपन ने बात करती है बीच वाला पार्ट है, ये हार्टवुड वाला पार्ट कैसा रहता है, डेड रहता है और वाटर का कंडक्शन नहीं करता। जबकि ये वाला जो पार्ट रहता है ये कैसा होता है, ये जो रहता है ये जीवित होता है, लिविंग होता है, और साथ में ये सारे फंक्शनल एक्टिविटीज करता है, सारी चीजों को इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। तो मैं आपको एक इसका छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता कैसा है। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी का ये बीच वाला हिस्सा है, ये आपका कौन सा भाग हो गया, हार्टवुड हो गया।
और ये वाला जो हिस्सा है लकड़ी को जब अपन काट के देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये इसका क्या होता है, सैपवुड। ये बाहर वाला हिस्सा सैपवुड, अंदर वाला हिस्सा हार्डवुड। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि फिर और आपका टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। आपके 3 दिन 2 दिन में आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, हो सकता है, तो आप अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपका फर्स्ट वाला पार्ट जो था आपका, यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या था, भारत में इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष एवं उनके उत्पाद। तो इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने पहले तो थोड़ा सा लकड़ी के बारे में देख लिया कि आखिरकार लकड़ी कैसी होती है, कैसे क्या इसमें आगे सब चीज़ें जो है कैसे बनती है, इसके बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कुछ भारत में पाए जाने वाले इमारती लकड़ी के उत्पादक वृक्ष। तो अपन आपसे हो सकता है कि एग्जाम में पूछ रहे हैं कि कोई 2 या 3 बता दो आपकी लकड़ी उत्पादक करने वाले। तो एक अपन जैसे ले सकते हैं, शीशम को ले सकते हैं। अब शीशम की अगर बात की जाए तो शीशम जो है कौन से इसका बॉटनिकल नेम क्या है, डेलबर्जिया सीसू, डेलबर्जिया। तो आपको इसे ये थोड़ा सा नाम वगैरह याद रखना पड़ेगा। तो ये जब आप आंसर लिखेंगे तो अगर आप इसको ऊपर ही लिखते हैं, अगर आप फैमिली का नाम वगैरह लिखते हैं तो वो जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स ने कुछ पढ़ाई अच्छे से करी है। तो ये तो हो गया आपका डेलबर्जिया सीसू, इसका बॉटनिकल नेम। अब ये कौन सी फैमिली का है, ये है फेबेसी का या लेग्यूमिनोसी इसकी फैमिली है ना, फेबेसी लेग्यूमिनोसी इसकी फैमिली है। तो इतना ही याद रखने को काफ़ी है। सब फैमिली भी बता सकते हैं, पेपिलियोमेसी ये सब फैमिली है। तो इतना ज़्यादा उसमें फिर जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल आपको आप बोल भी सकते हैं, ये याद आना आपको जरूरी है। तो अगर अपन शीशम की बात करें तो शीशम जो है ये ज़्यादातर अपने को कहाँ देखने को मिलता है, पंजाब उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है शीशम को। इसके अलावा जो अपने को हरियाणा, आसाम, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी इसको लगाया जाता है। ज़्यादातर पंजाब उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। और शीशम का जो वृक्ष है ये भारत के मैदानी भागों या पहाड़ी भागों में 3000 फीट की ऊंचाई तक में भी पाए जाते हैं। तो ये जो प्लांट रहता है ये कैसा रहता है, ये होता है आपका डेसिडियस प्लांट है, मतलब कि पर्णपाती प्लांट है। और इसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट या उससे अधिक भी हो सकती है। और तना जो है 6 से 12 फीट डायमीटर का भी हो सकता है, व्यास का भी हो सकता है। इसकी पत्तियां संयुक्त होती है और प्रत्येक पत्ती में 3 से 5 पत्रक अपने को देखने को, लीफलेट्स देखने को मिल जाते हैं। पीले रंग के सफेद फूल, येलोइश वाइट फ्लावर हम कह सकते हैं, ये इसमें हमको गुच्छे के रूप में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये जो इसकी जो लकड़ी रहती है वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होती है, सुनहरे भूरे रंग की या गहरे रंग की होती है, जिस पर काले रंग की धारियां भी पाई जाती है। और ये लकड़ी जो रहती है बहुत ही उपयोगिता एवं सुंदरता को बढ़ाती है। शीशम की जो लकड़ी रहती है वो कठोर भी होती है और साथ में भारी भी होती है। और इसमें बहुत सारे जो है विस्तृत छिद्र भी पाए जाते हैं। छिद्रों के में गहरे रंग के का गोंद जैसा पदार्थ भरा हुआ रहता है। और इसका जो हार्डवुड रहता है वो भूरे रंग का होता है। और शीशम जो रहता है ये बहुत ही ताकत और स्थायित्व और इलास्टिसिटी भी अच्छी रहती है इसकी। और ये सबके संयुक्त गुण होते हैं, मतलब कि शीशम की जो लकड़ी रहती है वो काफ़ी मजबूत होती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है और इलास्टिसिटी भी इसमें होती है। तो अब शीशम की जो लकड़ी है उसको अपन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको नाव बनाने में यूज़ कर सकते हैं, बैलगाड़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, घोड़ा गाड़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कृषि के अलग अलग उपकरण बनाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में
भवन भवन निर्माण में भी इसको यूज में ले सकते हैं। दरवाजे खिड़की के फ्रेम वगैरह बनाए जा सकते हैं, फर्नीचर बनाया जा सकता है, कैबिनेट निर्माण करा जा सकता है। उसके बाद में ये सजावट के कार्यों में भी लिया जा सकता है। इससे बहुत सारी वस्तुएं जैसे कि खिलौने, चप्पल, खेल के सामान, ड्रम आदि का निर्माण भी किया जा सकता है। और टहनियाँ और पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। और इसके जो अंतःकाष्ठ मतलब कि इसके जो हार्डवुड रहता है उसका अपन क्या कर सकते हैं, उसका जो उससे तेल निकाला जा सकता है, जो कि मवेशी जो रहते हैं, जो जानवर जो रहते हैं उनकी त्वचा और पैरों के रोगों को ठीक भी किया जा सकता है। तो ये तो हुई बात अपनी शीशम की, कि शीशम के बारे में अगर आप मतलब आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत की जो है प्रमुख इमारती कोई 2 या 3 प्रमुख इमारती लकड़ियों के बारे में बताओ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसके बारे में शीशम के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद में आप जो है अगला मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो आप एक तो हो गया अपना शीशम, उसके बाद में आप जो है दूसरा ले सकते हैं आपका सागौन ले सकते हैं। सागौन ले सकते हैं जिसको हम टीक कहते हैं इंग्लिश में। टीक भी ले सकते हैं। टीक जो है इसके अगर बॉटनिकल नेम की बात करें टीक के तो वो होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस इसका बॉटनिकल नेम है। और ये जो है ये कौन सी फैमिली का है, वर्बिनेसी। वर्बिनेसी इस फैमिली का ये प्लांट है, ये ट्री है। उसके बाद में ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये जो है सागौन जो है ये मध्य प्रदेश के वनों में, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन सब जगह पे पाया जाता है। राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में भी इसके वन पाए जाते हैं। वनों में जो है ये ज्यादातर अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद में इसके अगर लक्षण की बात करें तो सागौन का जो वृक्ष है लगभग 30 मीटर तथा तने की मोटाई जो रहती है, सागौन का वृक्ष जो रहता है उसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक हो सकती है। और इसका तना जो रहता है 2.4 से लेकर के 4.0 मीटर तक का हो सकता है। और ये भी एक पर्णपाती वृक्ष है, डेसिडियस प्लांट है। और इसकी औसत आयु लगभग 200 वर्ष तक हो सकती है इसकी आयु। और इसकी शाखाएं जो है चतुष्कोण की होती है, जिन पर लंबी पत्तियां, इसमें कैसी होती है पत्तियां, लंबी पत्तियां अभिमुख अथवा एकांतर क्रम में लगी होती है। तो आप और ज़्यादा अच्छी तरह से इसका अगर आप चाहें तो जो है इसको देख भी सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसा होता है। ये लगभग ऐसा दिखाई देता है, इस टाइप का दिखाई देता है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसकी काष्ठ रस काष्ठ और तथा अंतः काष्ठ में विभेदित होती है। रस काष्ठ सफेद और पीले रंग की होती है। मतलब कि इसका जो रस काष्ठ हार्ट वुड है, मतलब कि वो बीच वाला जो लकड़ी का हिस्सा है वो कैसा रहता है, सफेद और पीले रंग का होता है और अधिक उपयोगी नहीं होता है। इसकी अंतःकाष्ठ माफ कीजिएगा, मैं वापस से रिपीट करता हूँ आपको ये चीज कि इसकी जो कास्ट है रस कास्ट और अंतः कास्ट में विभेदित होती है। मतलब कि इसमें भी जो है हार्डवुड और सैपवुड ऐसे जो है इसकी भी जो है लकड़ी विभेदित होती है 2 तरीके से। और जो इसका रस कास्ट होता है, रस कास्ट मतलब कि ये बाहर वाला हिस्से की बात कर रहे हैं, तो इसका जो रस कास्ट जो रहता है वो कैसा होता है, बाहर वाला हिस्सा जो लकड़ी का रहता है वो कैसा होता है,
रस कास्ट इसका सफ़ेद और हल्के पीले रंग का होता है और ज़्यादा उपयोगी नहीं रहता, मतलब कि इसका बाहर वाला जो हिस्सा है इसकी बात कर रहे हैं कि ज़्यादा उपयोगी नहीं रहता है, जबकि जो अंदर वाला जो हिस्सा इसका रहता है वो कैसा रहता है, पीले सुनहरे पीले रंग का रहता है और समय के साथ ये गहरा हो जाता है ये कलर, और अंतः काष्ठ पर कवक दीमक का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इसकी जो अंदर वाली जो लकड़ी का ये अंदर वाला हिस्सा है, हार्डवुड वाला हिस्सा है, इस पे ये लकड़ी बहुत अच्छी होती है, इसमें दीमक वगैरह नहीं लगती है और साथ में किसी भी प्रकार के जो लकड़ी रहती है उसमें किसी प्रकार से फूलने सिकुड़ने फटने क्रैक होने ये सब जो है नहीं होता है इसमें। इसकी जो लकड़ी रहती है वो कैसी रहती है, वो टिकाऊ रहती है, चमकदार रहती है और अच्छी पॉलिश लेने वाली होती है, और साथ में जो इसकी लकड़ी रहती है उसमें छिद्रों में रेजिनमय पदार्थ भरा होता है, जिससे कि ये जल प्रतिरोधी भी होती है, मतलब कि पानी से भी इसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अब ये जो सागौन है, सागौन का जो पेड़ है ये किस किस काम में आता है, ये अलग अलग जगह यूज में आता है, तो जैसे रेलवे वैगनों में, गाड़ियों में, रेलवे स्लीपर में, इन सब जगहों पे काम में आता है, घरों में भी काम में आता है और लकड़ी के जो पुल वगैरह बनाते हैं उसमें भी काम में आता है। फिर इसका उपयोग जहाज का निर्माण, नाव का निर्माण, इसकी लकड़ी जो है फर्नीचर, कैबिनेट, सजावटी खिलौने वगैरह, हारमोनियम बनाने में भी काम में आता है। इसकी लकड़ी जो है खिड़की, दरवाजे, टेबल कुर्सी, सोफे, अलमारियां बनाने में काम में आते हैं। उसके बाद में इसकी जो पत्तियां रहती है उसको जो है छप्पर, मतलब कि जो वो हम कह सकते हैं कि जो कच्चे हाउस रहते हैं उनके ऊपर भी इनकी जो पत्तियां उनको लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है अपना जो सागौन का पेड़ है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उसके बाद में हम अगर और भी प्लांट्स का पूछा जा सकता है, मतलब कि आप चाहें तो आपको 2-4 तरीके के प्लांट के बारे में आना चाहिए, हो सकता है कि वो नाम से पूछ लें या फिर आपसे पूछ लें कि 2-3 तरीके के आप जो है अपने मन से जो भारत में जो पाए जाने वाले इमरती लकड़ी उत्पादक वृक्ष हैं उनका हो सकता है कि वो आपसे कह दें कि 2 या 3 का नाम आप लिख करके और बताएं कि क्या क्या है। तो हमने शीशम और सागौन तो देख लिया है, और आप चाहें तो और 1-2 पेड़ का आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक देवदार प्लांट भी होता है, देवदार प्लांट जो है वो भी उसमें हो सकता है। आपको मैं कुछ प्लांट बता देता हूँ तो जिनको आप पढ़ सकते हैं। एक देवदार प्लांट है, उसके बाद में आप बबूल के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप जो है साल के बारे में पढ़ सकते हैं, साल, या इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने 2 प्लांट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी सिलेबस बढ़ा है तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया बता दिया 2 प्लांट के एक्सप्लेनेशन से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये जो पहला पार्ट है इसमें क्या करना है आखिरकार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसी के जो सेकंड वाला जो आपका पार्ट है उस पे चलते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट जो है वो आपका है, क्या पढ़ा था हमने यहाँ, सेकंड वाला पार्ट आपका क्या है, बांस और बेत उद्योग, बाम्बू एंड कैन इंडस्ट्री। तो बाम्बू और कैन इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया बाम्बू एंड कैन इंडस्ट्री, अब बाम्बू एंड कैन इंडस्ट्री मतलब कि आपका बांस और बेत उद्योग, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों, अभी आपको फर्स्ट पेपर भी प्रिपेयर करना है, इसके भी बहुत सारी यूनिट्स बाकी हैं,
अलग अलग हम एपिसोड्स कह सकते हैं कि अलग अलग जो पार्ट हैं वीडियोस में आएंगे। आज अब हम इस वाली वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट है जो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी कंप्लीट करने वाले हैं फटाफट से। तो बांस और बेत उद्योग के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो भारत में जो है प्राचीन काल से ही बांस और केन जो है परंपरागत उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है इनका, और ये न केवल भारत की संस्कृति के लिए बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का अभिन्न अंग है। इसका प्रयोग जो है अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है और सामान्यतः लोग इनका प्रयोग अनेक प्रकार के उन वस्तुओं को बनाने में करते हैं जिनकी उनके दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उनके उपयोग की विस्तृत श्रृंखला प्रजातियों के इस समूह को हमारे देश में ग्रामीण जीवन में और सांस्कृतिक तौर पे प्रमुख आधार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता बनाती हैं। तो अगर बात की जाए बांस और बेत पे आधारित उद्योगों की, तो इसकी पहचान भारत में जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में इसका सनराइज हुआ था। क्यों? क्योंकि बेत का उपयोग अधिकतर फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि बांस का उपयोग विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो इनके बारे में जो है, और ये क्या है, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं और उत्पाद जो रहते हैं वजन में हल्के तथा अपनी शैली और भव्यता के बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद में बांस और बेत में बहुत ही मामूली सा अंतर होता है। बांस जो है एक घास होती है, कौन सी, पोएसी परिवार के बैम्बूसा वंश से संबंधित है। मतलब कि अगर आपसे बांस की बात करें, बैम्बू की बात करें, तो बांस की अगर बात करें तो ये जो है घास परिवार का एक सदस्य है। घास परिवार जो कि पोएसी फैमिली का है, इसका जो एक सदस्य बम्बूसा इस वंश का है, इससे संबंधित है। जबकि जो बेत है, ये बेत क्या है, ये भी एक प्रकार के घास कुल की है और जो ये भी पोएसी परिवार के ही दो सदस्यों से, पोएसी परिवार के ही दो सदस्य हैं जो कि अरुंडो या हम कहें अरुंडिनेरिया, ये दो वंश जो है, ये वंश है अरुंडो और अरुंडिनेरिया, ये दो वंश हैं और इस फैमिली के, पोएसी फैमिली के, जो कि एक घास का कुल है, इसके अंतर्गत आते हैं बांस और बेत। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये बांस और बेत क्या होते हैं और कैसे इनका उपयोग किया जाता है। तो बांस और बेत की अगर बात करें तो इनसे टोकरी है, संगीत वादन यंत्र है, पेन स्टैंड है, मग है, हेयर क्लिप है, फूलदान है, कंटेनर, ये सब उपयोगी वस्तुएं जो है बनती है। कुर्सियां, सोफा सेट जैसे घरेलू सामान भी बेत और बांस से बनाए जाते हैं। घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उत्पादों की जबरदस्त मांग होती है। विभिन्न डिजाइन के फर्नीचर और उपयोगी वस्तुओं को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। आजकल उत्पादों का उपयोग घरों, होटलों और कार्यालय आदि में आंतरिक सजावट के लिए भी किया जाता है। और हाल ही के वर्षों में बांस के महत्व के बारे में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन होने और ग्रामीण गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारे जाने के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। एक औद्योगिक सामग्री के रूप में बांस की लकड़ी जो रहती है वो काफ़ी हद तक अच्छी होती है और कम लागत पे जो है अच्छा काम अपने को करके देती है। तो अगर हम बात करें, तो अब हम डिफरेंट तौर पे बात करते हैं कि बांस की अगर से अलग से अपन बात करें तो बांस क्या होता है, कैसे काम कर में आता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे बेत के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बांस की अगर बात करें
तो भारत में जो बांस रहता है, बांस का भौगोलिक वितरण कहाँ रहता है, काफी हद तक कहाँ पाया जाता है, वर्षा, तापमान, ऊंचाई और मिट्टी की स्थितियों से नियंत्रित होता है। मतलब कि अधिकांश जो बांस को अच्छी वृद्धि के लिए क्या जरूरत होती है, 8 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बांस की बात कर रहा हूँ मैं। तो न्यूनतम वार्षिक वर्षा 1000 मिलीमीटर और उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जो बांस का जो प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बांस जो रहता है ये लागत की तुलना में ताकत के मामले में बांस को सबसे कुशल प्राकृतिक संसाधन माना है। तो बांस की ताकत प्रजातियां, जलवायु और इसकी नमी की मात्रा के पर निर्भर करती है। बांस जो रहता है वो मजबूत होता है, लेकिन साल और सागौन जैसी लकड़ियों से ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। तो मतलब कि बांस की लकड़ी मजबूत तो होती है, पर जो मजबूती साल और सागौन में होती है उतनी मजबूती इसमें नहीं होती। अभी हम उसके बारे में बात करें, साल और सागौन के बारे में हमने बात करी थी, तो उनसे ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। पर हाँ, बांस उत्पादों का अपन जो है संरचनाओं या अपीयरेंस और मजबूती को बनाए रखने के लिए जो है परिपक्वन एक आवश्यक और पूर्व शर्त है। मतलब कि उसको जो है अच्छी तरीके से जो है पूरी तरह से जब बांस परिपक्व हो जाए तभी आप उसको यूज में लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। और बांस को जो है तेजी से सूखने से जो है स्प्लिटिंग होती है। और साथ में जो है अगर इसके बारे में आपसे पूछ इसकी खेती के बारे में बात करी जाए तो बांस जो रहता है उसमें फ्लावरिंग तथा जो बीज निर्माण बहुत कम होता है, इसलिए इसे जो है ज़्यादातर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से, मतलब कि कटिंग और लेयरिंग की विधि के द्वारा ही लगाया जा सकता है। किसको? बांस को। और साथ में जो है वर्षा ऋतु से पूर्व बांस को रोपण करना होता है। 5 से 6 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोदे जाते हैं और गड्ढे में जो है कार्बनिक खाद, खली तालाब के ह्यूमस और चिकनी मिट्टी इसमें डाली जाती है और कलम को रोप दिया जाता है और इस तरीके से जो है बांस का पौधा लगाया जाता है। अब इसके उपयोग की बात की जाए तो बांस के उपयोग की बात करें तो जो है इसकी लकड़ी जो है बांस पेनल लकड़ी के बोर्ड पर अपनी ताकत, कठोरता और लचीलेपन के कारण महत्वपूर्ण गुण पेश करते हैं। बांस फर्श, अंधों के लिए बांस की छड़ें और अगरबत्ती बनाने में काम आता है। बांस फर्नीचर बनाने में प्रयोग में आता है। तो ये तो हुआ लकड़ी का विकल्प। और अगर हम बात करें खाद्य उत्पादक में तो इस श्रेणी के में बांस के अंकुर शामिल होते हैं, जिनका उपयोग खाना पकाने के बाद किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि 200 प्रजातियां खाने योग्य और स्वादिष्ट अंकुर प्रदान कर सकती है। बांस के अंकुर समुदायों को मूल वर्धित आर्थिक गतिविधियों के रूप में, खेती, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के रूप में और अधिक उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करती है। फिर अपन बात करें कि कोयले के तौर पे कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है बांस को। तो बांस जो है ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि बांस का कोयला पारंपरिक रूप से लकड़ी के कोयले या खनिज कोयले के विकल्प के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है और ये ईंधन अवशोषक सुचालक के रूप में काम करता है। बांस के कोयले का ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू समान भार के तेल के लगभग आधा होता है। सक्रिय बांस के जो कोयले रहते हैं उनका उपयोग पर्यावरण की सफाई, अतिरिक्त नमी को अवशोषित करने और दवाओं के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो बांस का जो है अलग अलग उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो एक तो मैंने आपको बताया लकड़ी के विकल्प के तौर पे, तो लकड़ी के विकल्प के तौर पे तो मैंने बता दिया कि बांस के फर्श है, फिर छड़ें जो है अगरबत्ती बनाने में काम में आता है, फर्नीचर बनाने में काम आता है। फिर अपन खाद्य उत्पादक की तरह से बात करें तो इसके जो अंकुर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उपयोग में लिया जाता है। कई जो समुदाय हैं वो इसको उपयोग में लेते हैं
ईंधन के रूप में तो इसका जो कोयला है वो ईंधन के रूप में काम में आता है। उसके बाद में इसके बांस आधारित रेशे और कपड़े, बांस के जो रेशे लकड़ी के रेशे जो रहते हैं वो अधिक लंबे होते हैं, जो बांस को कुछ तकनीकी लाभ देते हैं, और बांस के रेशों को यार्न के लिए, रेशे का निर्माण के लिए और कपड़ों के लिए अनुकूलित किया गया है, जो स्वाभाविक रूप से एंटी माइक्रोबियल होते हैं और कपड़ों में सूक्ष्म छिद्रों की उपस्थिति के कारण कपास द्वारा अवशोषित नमी से 3 गुना अवशोषित करते हैं। तो कपड़े की इंडस्ट्रीज में भी बांस उपयोग में आता है। उसके बाद में और कहाँ उपयोग में आता है वो भी अपन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, निर्माण और संरचनात्मक अनुप्रयोग की बात की जाए अगर, तो ये जो है वहाँ भी काम में आता है। कैसे काम में आता है? ये आता है कि जैसे कि जैसे पारंपरिक बांस के घरों में सीमेंट या मिट्टी से प्लास्टर किए गए बांस की फ्रेम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जो है बांस जो रहता है, ये जो प्लास्टर करने के लिए मकान में जो है मचान जो बनाते हैं वो बांस की लकड़ी का उपयोग उसमें करते हैं। उसके बाद में चीन और भारत जैसे कई जो बांस उत्पादक देश है वो कागज और लुगदी के लिए बांस का उपयोग करते हैं। बांस के कागज में व्यवहारिक रूप से लकड़ी से बने कागज के समान ही गुणवत्ता होती है। इसकी चमक और ऑप्टिकल गुण स्थित रहते हैं, जबकि लकड़ी से बने कागज के गुण समय के साथ खराब हो जाते हैं। मतलब बांस की लकड़ी से जो बने हुए कागज रहते हैं वो काफी समय तक चलते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि बांस जो है उसका किस तरीके से क्या क्या उपयोग हो सकता है, उसके बारे में बताया है मैंने आपको। उसके बाद में अब बात आती है बेत की। तो जो बेत है, बेत के क्या इम्पोर्टेंट यूसेस हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो बेत का जो इम्पोर्टेंट यूसेस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का बांस और बेत का काम इसकी कच्ची ग्रामीण जीवन शैली का प्रतिबिंब है और उपयोगितावादी और सजावटी दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करना जारी है। राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे शहडोल, बालाघाट, मंडला, सिवनी में बांस का उपयोग शिकार और औजारों के साथ से लेकर के विभिन्न प्रकार की टोकरियां बनाने में भी किया जाता है। और मध्य प्रदेश के जो आदिवासी समुदाय को इस शिल्प में सर्वश्रेष्ठ के रूप में माना जाता है। तो ये चीज हुई। उसके बाद में बेंत की जो अगर बात की जाए तो बेंत जो रहता है ये भी मतलब दोनों ही जो बांस और बेंत जो रहते हैं ये कहीं ना कहीं जो अलग अलग तरीके के सामान बनाने में काम में आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके के सामान जो है इनसे बनते हैं। ये देखिए इस तरीके के सामान जो हैं इनसे बेंत से, जैसे बेंत है तो बेंत से इस तरीके के सामान अलग अलग प्रकार के इसकी जो भारतवर्ष एवं विश्व के विभिन्न देशों में केलेमस या रतन के फल एवं जड़ें भी खाई जाती है। और इस तरीके के जो है अलग अलग केन जो रहता है, मतलब ये जो आपका बेत जो रहता है इससे हस्तशिल्प उद्योग जो रहता है वो काफी, जैसे कि इससे आप बास्केट बना सकते हैं, इससे जो है टोकरियां बना सकते हैं, झूले बना सकते हैं बेत के। उसके बाद में तो ये बांस और बेत जो है ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कि एक प्रकार के घासफूल पोएसी के सदस्य हैं और ये जो है इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, मजबूत भी होते हैं और इसी वजह से जो है इनसे अलग अलग टोकरियां सामान वगैरह बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में आपका जो लास्ट वाला जो टॉपिक था दोस्तों वो था आपका कत्था उद्योग। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कत्था इंडस्ट्रीज की अगर बात करें
भारत में कत्था का जो निर्माण होता है, कत्था की बात कर रहे हैं हम लोग अब, कत्था इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। आपको या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो तीन चार तीन तरीके के मान लीजिए हो सकता है वो पूछ लें आपसे कि कोई तीन तरीके के आप जो है टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में बताओ, तो उसमें आपको सागौन, साल और जो मैंने आपको इधर बताया था बबूल है, साल है, सागौन है, शीशम है, इनके बारे में आपको आना चाहिए। उसके बाद में जो लकड़ी रहती है वो कैसे बनती है, तो मैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बांस और बेत के उद्योग के बारे में पूछा जा सकता है। और अब आखिरी क्वेश्चन आपको जो है वो कत्था इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो आपको आना चाहिए। कि भारत में कत्था निर्माण सदियों से एक महत्वपूर्ण वन पर आधारित पारस्परिक रसायन उद्योग रहा है। पिछले 2 दशकों में पान मसाला और गुटखा बाजार में तेजी के साथ में कत्था की मांग में भारी वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप जो खेर की लकड़ी होती है, मतलब कि ये जो खेर की लकड़ी रहती है इसका, जिसके कारण खेर के पेड़ों की कटाई भी जो है उसमें बड़ी है। भेदभावपूर्ण कटाई की जांच करने के लिए भारत सरकार ने इसकी कटाई को प्रतिबंधित भी कर रखा है। तो देखा जाए तो आपका जो ये कत्था है, कत्था मतलब कि जो खेर के पेड़ की लकड़ी से निकाला जाता है, तो ये अकेसिया इस पेड़ का वानस्पतिक नाम है। तो मतलब कि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका बबूल है, बबूल के ही एक प्रजाति है, कह सकते हैं हम कि बबूल की एक प्रजाति जो है वो खेर का पेड़ होता है। और उसकी जो लकड़ी रहती है उसमें से जो है हमको कत्था निकाला जाता है, कत्था जो है वो प्राप्त होता है। तो कत्था जो है वो कहाँ पे यूज होता है? कत्था पान की पत्तियों के साथ पान का बीड़ा तैयार करने वाले प्रमुख उत्पाद हैं। इसका उपयोग प्रायः चूना के साथ में किया जाता है, जिससे विशिष्ट प्रकार का लाल रंग मुंह में दिखाई देता है। और पान मसालों में भी कत्था का उपयोग किया जाता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। इसके कारण कत्था जो रहता है उसका उपयोग, कत्थे के औषधि गुण भी होते हैं, इसलिए ये जो है खुजली, अपच, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, बवासीर आदि में भी उपयोग में होता है। तो बांस नहीं, कत्था। तो कत्था जो है वो, कत्थे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कत्था जो है वो आपको खेर के पेड़ से निकल रहा है। खेर का पेड़ जो है उसकी लकड़ी से जो है कत्था निकल रहा है। और कत्था जो रहता है वो पान में या बीड़ा में जो है उपयोग में लिया जाता है। चूने के साथ में इसका उपयोग किया जाता है। विशिष्ट प्रकार का लाल रंग जो है इसको खाने पे मुंह में दिखाई देने लगता है। और पान मसालों में भी कत्थे का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसकी मेडिसिनल वैल्यू देखी जाए कत्था की, तो ये जो है आयुर्वेदिक तौर पे खुजली, अपच, ब्रोंकाइटिस, बवासीर आदि में जो है इसको उपयोग में लिया जाता है। तो देखिए इस तरीके का जो है कत्थे का जो पेड़ होता है और इसकी लकड़ी जो है उससे हम जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो है ये किस तरीके से बनता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके मैन्युफैक्चर की अगर बात की जाए कि कैसे बनता है, तो कत्था की जो इंडस्ट्री है, तो कत्था का उपयोग जो है निर्माण प्राचीन काल से किया जा रहा है। और कत्था जो है उसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा सरल होती है। तो कैसे होती है कत्था, कैसे निर्माण होता है? इसको तैयार करने के लिए जो है पौधे की जो हार्डवुड होता है, वो मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था सैपवुड, हार्डवुड मतलब कि लकड़ी का जो बीच वाला जो हिस्सा रहता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। और काटने के बाद में जो है उसके जो 8 से 9 ग्राम के जो टुकड़े हैं उनको तार की जाली में डाल दिया जाता है। और फिर अपन उसको क्या करते हैं
कि 25 से 30 लीटर जो पानी में डुबो के उसको 3 घंटे तक उबाला जाता है। उसके पश्चात क्या होता है कि सभी जो एक्सट्रैक्टर्स जो रहते हैं वो उबले जल के एक साथ जो है कैसे हो जाते हैं, पूरी तरह से जो है अपन उसको जो उसमें से जो अच्छे से उबालने के बाद में फिर क्या करते हैं, उसको अच्छे से जल को जो है छान लिया जाता है। और छानने के बाद में क्या होता है कि जो छना हुआ जो द्रव रहता है उसको हम क्या करते हैं, पहले क्या किया हमने कत्था को लिया, मतलब हमने जो आपका जो कैसे पौधे की जो हार्टवुड लिया, जो खेर का जो आपका पौधा था, खेर का पौधा लिया, उसको खेर के पौधे में से जो उसका हार्टवुड था उसको निकाला, हार्टवुड को निकाल के काटा, काटने के बाद में उसको क्या करा, काटने के बाद में उसको पानी में अच्छे से उबाल लिया 2-3 घंटे। उबालने के बाद में फिर उस पानी को जो है अच्छे से छान लिया, छानने के बाद में छानने से अशुद्धियाँ दूर हो गई। फिर छलने हुए को क्या करा हमने, खुली कढ़ाई और चौड़े बर्तन में उबाल गाढ़ा किया। फिर हमने क्या करा, 2 दिन तक उसको क्रिस्टलीकरण होने के लिए रहने दिया। तो फिर क्रिस्टलीकरण के बाद में क्या हुआ कि जो दही जैसा पदार्थ में फ्रेम और एवं प्लेट जैसे फिल्टर में प्रभावित किया गया। उसके बाद में ठंडे पानी से इसको धोया जाता है। इसे काष्ठ से निर्मित फ्रेम में रखे कैनवास के कपड़े में डाल दिया जाता है, जिससे कत्था जो है वो ठोस हो जाता है। और इस कत्थे को काटकर समान आकार के टेबलेट या टुकड़े बनाने के पश्चात छायादार स्थान में रखकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। फिर इसकी पैकेजिंग की जाती है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इसको निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, फिर क्रिस्टलाइजेशन किया, फिर फिल्टर किया, फिर धोया, फिर उसको टेबलेट मेकिंग करी, फिर टेबलेट मेकिंग के बाद में उसको सूखने के लिए रख दिया, फिर उसकी पैकेजिंग करी। ये इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। अब कत्थे का अगर कुछ फायदे की बात करें तो एंटी फंगल होता है, मतलब कि फंगल संक्रमण को रोकता है। उसके बाद में त्वचा से रिलेटेड बीमारियों को दूर करता है, खून साफ करता है, दांत की समस्याओं का इलाज करता है, मलेरिया में के इलाज में बेहतर औषधि की तरह काम करता है। और पाचन संबंधी कोई समस्या हो तो उसके लिए काफी फायदेमंद होता है। पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कत्था के, कि ज्यादा उपयोग करने से ये जो है, अगर ज्यादा खाया जाता है तो पथरी भी हो सकती है। वो पुरुषों में कत्थे का अत्यधिक सेवन जो है वो नपुंसकता भी ला सकता है। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट। अब हम इसी तरीके से और भी यूनिट्स करेंगे दोस्तों। तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आ चुकी है। और लास्ट मोमेंट पे जो है तैयारी अगर अच्छी हो जाए तो हमारा जो है उद्धार भी हो जाता है। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।